पीछे की मैंने चीज़ जानना शुरू की कि एक्टर्स किस तरीके से ऑडिशंस देते हैं। मेंटली क्लियर होके ही आया था कि मेरे को कहना कि काम तो एज एन एक्टर ही करना है। मैं उसको ऐसे लगाता हूँ अपने सर पे और मैंने कहा भाई अपने पास काम आ गया। बहुत लोग हैं यहाँ पे यार, इतने लोग आए हुए हैं, इतने एक्टर्स बनना चाहते हैं और बहुत कॉम्पिटिशन भी है। एक छोटे से गांव से आए हुए बंदे के लिए प्रोमो अगर चैनल कट कर रहा है बुला के, तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लटक के मेरे को भी वो एडवेंचर लग रहा था उस दिन। हाय गाइस, दिस इज प्रिशा व्यास एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर नरसिम्हा योगी जी। सो सर, गुड टू हैव यू हियर। पहले तो आप आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। मेरी लाइफ जर्नी, मैंने एज एन एक्टर जब स्टार्ट किया तो मतलब मैं जयपुर से एक छोटे से गांव, जयपुर से दूर 30-35 किलोमीटर एक छोटा सा गांव है, वहाँ से आता हूँ। तो वहाँ से जब मैंने सोचा कि यार एज एन एक्टर मुझे काम करना है, तो छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम्स मैं करता रहता था। अपने जन्माष्टमी पे हुआ या फिर कुछ जो भी गांव में छोटे छोटे गणेश चतुर्थी हुई, इन पे प्रोग्राम्स मैं करता रहता था। लेकिन जब मैं जयपुर शिफ्ट हुआ और जॉब कर रहा था एज अ अकाउंटेंट जयपुर में तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे वो चीज़ करनी है जो मैं अभी तक करता हुआ आ रहा हूँ। और वहाँ से मैंने सर्च करना शुरू किया कि मेरे को थिएटर करना है। लोगों ने मुझे बताया कि थिएटर करेगा तो एक्टिंग और इम्प्रूव होगी, स्किल्स और डेवलप हो जाएगी। तब फिर मैंने जयपुर में जॉब के साथ में थिएटर करना शुरू किया था। मेरे जो टीचर हैं जयरूप सर, जयरूप जीवन, तो उनसे फिर मैंने एक्टिंग सीखी। वो भी अभी मुंबई में ही है। तो मैंने वहाँ जब काम करने लगा, थिएटर की जब बारी किया, वहाँ 4-5 साल सीखी 2011 से 2016 तक। लास्ट में फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरे को मुंबई निकलना है। थोड़ा सा पैसा भी मैंने सेव कर लिया था अपना, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था एज अकाउंटेंट, तो उससे थोड़ा सा पैसा सेव करके और फिर निकलने का सोचा। तो अब घर पे एकदम से आप जब जाके बताते हो कि यार ये क्या, जब पूछा मेरी फैमिली ने कि भाई क्यों एकदम से मुंबई जाने का क्यों प्लान बना लिया तूने, तो मैंने कहा कि ये अभी बहुत हो गया जयपुर में, क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं जयपुर में थिएटर सीख रहा हूँ या एक्टिंग सीख रहा हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी सिर्फ जॉब कर रहा था और वो मेरी जयपुर में चीज़ें चल रही थी। फैमिली को इस बारे में कुछ पता नहीं था। हाँ, ये ज़रूर पता था कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वहाँ मैं करता रहता था। और मुंबई जाने का डिसीज़न ले लूँगा ये उनको बिलीव नहीं था इस चीज़ पे। तो जब मैं निकलने की बात हुई तो मुझसे एक दिन पहले मेरी बाइक मैंने मुंबई निकाल दी थी, कि मैंने कहा कि वहाँ तो ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने, और एक वो मौका भी मिल जाएगा कि फैमिली मेरे को रोक नहीं पाएगी कि मैंने तो बाइक तो निकाल दी है। इमोशनल अगर मेरे को करेगी भी तो मैं बोल दूंगा मैंने तो बाइक निकाल दी है, अभी वो लेने के लिए तो जाना पड़ेगा वापस, अगर मेरे को आना भी होगा। लेकिन फिर मैंने बोल दिया, समझा लिया कि मेरे को जाना है। तो फिर मम्मी भी थोड़ा सा इमोशनल हुई और फिर मैं निकल गया मुंबई के लिए। फिर बाद में मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने बताया कि नहीं, पापा भी बहुत रो रहे थे ये। तब मुझे ज़्यादा रोना आया कि यार मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो ऐसे नहीं होंगे। लेकिन जब मम्मी ने मेरे को बताया तो उस दिन मैं रोया कि यार पापा भी रोने लग गए, यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। फिर यहाँ जब मुंबई आ गया तो फिर जो मेरे सीनियर्स थे जो जयपुर थिएटर में मेरे साथ में थे, उनसे बात करके फिर यहीं गोरेगांव में मैं उनके पास में रुका। फिर कुछ टाइम मैं ऑडिशंस के लिए भाग रहा था, उनसे गाइड, जो मेरे सीनियर्स थे उनसे गाइडेंस लेके कि कहाँ जा सकता हूँ। सब लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ मिल ले, उससे मिल ले, इससे सब जगह गया, सब जगह ऑडिशंस भी दिए, कंटिन्यू ऑडिशंस चल रहे हैं। ऐसे करते करते 5-6 महीने निकल गए, कुछ नहीं हुआ। तो अब थोड़ी सी टेंशन होने लग गई, क्योंकि जो पैसा सेव करके लाया था मैं वो सब ख़त्म हो गया था। और अब दोस्तों से मैंने उधारी लेना शुरू कर दिया था। तो वो दिमाग में मेरे को टेंशन होने लग गई, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी उधारी नहीं ली थी, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट था और जॉब कर रहा था ना जयपुर में। तो मुझे ऐसी कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि मैं अपना एक बैलेंस बना के चलता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में वो मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुई और फिर लेना तो पड़ा दोस्तों से उधारी। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, करना तो है। तो फिर जब बहुत ज़्यादा उधारी हो गई दोस्तों से, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ऑडिशन से काम चलेगा नहीं। अभी तक तो मैं घुस भी नहीं पा रहा हूँ, बॉलीवुड में घुसने के लिए आऊँ, लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ ऑडिशंस दे रहा हूँ, ऊपरी ऊपरी तौर पे मैं हाथ पाँव मार रहा हूँ मैं।
तो मुझे ऐसा फील होने लग गया। तो मुझे क्या, अंदर जाने के लिए मेरे को चीज़ें देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, मैं किस तरीके से अंदर जाके क्या होता है आपको पता करना पड़ेगा। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना पड़ेगा, ताकि सेट की चीज़ें मुझे समझ में आ जाए। जो मेरे जो सीनियर्स जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो मेरे को एक गाइडेंस मिल जाएगी। फिर मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने 5-6 महीने करने के बाद में थोड़ा जो पैसा आया वो लेके मैं घर गया 2 साल बाद में। 2 साल तक मैं घर नहीं गया था, 2-2.5 साल हो गए थे मुझे घर गए हुए। फिर जब घर गया, फिर वहाँ जाके मैंने थोड़ा सोचा कि अभी मेरे को क्या करना है, क्योंकि अभी फाइनेंशियली मेरा पूरा दोस्तों का उधारी चुका भी नहीं था। लेकिन मेरे को डिसीजन लेना था कि अब मुझे एक्टिंग करनी है या फिर मेरे को और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन मेरे बस की बात नहीं है। मैं उसमें बहुत मेहनत है और बहुत आपको पूरा एनर्जेटिक रहना पड़ता है और करना है वो काम, तो उसमें पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि अभी मैं कास्टिंग में घुसूँगा, और ताकि मुझे प्रोसेस भी पता लग जाए कि मैं कास्टिंग मतलब एक एग्ज़ाम है एक एक्टर की। आपको एक स्क्रिप्ट दे दी, स्क्रिप्ट देने के बाद में आपने ऑडिशन जब आप देते हो तो एक्टर्स किस तरीके से ऑडिशंस देते हैं और किस बेस पे सिलेक्शंस होते हैं। तो फिर मैंने कास्टिंग में काम करना शुरू कर दिया। लोगों को असिस्ट, जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, विशाल गुप्ता सर हैं, आशुतोष राय हैं, इनके साथ में मैंने मिलके काम करना शुरू किया और पीछे की मैंने चीज़ जानना शुरू की कि एक्टर्स किस तरीके से ऑडिशंस देते हैं। तब वो फिर वो एक लाइफ में एक एक्सपीरियंस ऐड हो गया। वहाँ से मुझे लगा कि अभी मैं थोड़ा सा लोगों के बीच में आ गया हूँ, लोगों से कनेक्टेड हो गया हूँ और लोग मुझे जानने भी लगे कि मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन एज ए कास्टिंग पर्सन, एज एन एक्टर कोई किसी ने मेरे को जाना नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में ऑलरेडी मेरे चल रहा था कि मेरे को एज एन एक्टर काम करना है। क्लियर था, मैं ऑलरेडी मेंटली क्लियर था इस चीज़ के लिए। तो फिर 3-4 साल की जर्नी रही कास्टिंग की। मैं इन्वॉल्व ही रहा। दोस्तों का तो अभी तक भी नहीं चुका है पैसा। तो मैंने कहा कि ये तो भाई नहीं चुकेगा, दोस्तों का पैसा नहीं चुकता है, जो फैमिली से जो पैसा लिया वो कभी नहीं चुकता है। मुझे अब समझ में आ गया। तो मैंने कहा ये नहीं चुकेगा, होगा जो देखा जाएगा। अभी फिर 4 साल की कास्टिंग की जर्नी के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग पे फोकस करना चाहिए। वो मैंने डिसाइड किया, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया जब मेरे को पहला शो मिला मेरा, मिठाई, जिसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था भूरा। चैनल को भी बहुत पसंद आया और उन चैनल ने मेरे 2-3 प्रोमो कट किए उसको लेके। एक छोटे से गांव से आए हुए बंदे के लिए प्रोमो अगर चैनल कट कर रहा है बुला के, तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया, वहाँ से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक्टिंग को लेके बिल्ड हुआ कि नहीं, आई कैन डू इट। और जो इंडस्ट्री में जैसे मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ में जिनके साथ में काम किया, उन्होंने भी देखा और उन्होंने भी मेरे को अप्रिशिएट किया कि यार तू अच्छा एक्टर है, क्या कर रहा है तू ये। तो फिर मैंने कहा कि अभी मेरे को थोड़ा सा इससे ब्रेक लेना पड़ेगा कास्टिंग से। फिर मैं कंटिन्यू एक्टिंग पे ही, उसके बाद में फिर मैंने मिठाई के बाद में फिर मैंने एक ज्योति शो किया। फिर क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, एक शो था ZTV का जो अभी मार्च में बंद हुआ। उसके बाद में फिर मैंने सीरीज़ करी कमांडर करण सक्सेना हॉटस्टार के लिए। दैट्स द जर्नी, वो काम आता गया फिर मिलता गया। जैसा आपने कहा कि मैं घर छोड़ के गया, उसके बाद मुझे कहीं इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे थे, मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद आपने बोला कि आपके प्रोमोज कट हो गए थे, तो बहुत से हाइज़ और लोज़ आपने देखे। तो हाउ डिड यू गेट थ्रू इट? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है एक्टर के लाइफ में जो मेंटल लाइफ पूरा ख़त्म कर देती है, इट ruins इट। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? देखो, अब होता तो है, प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन मैं मेंटली क्लियर होके ही आया था कि मेरे को कहना कि काम तो एज एन एक्टर ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शायद वही एक स्ट्रेंथ थी अंदर की, नहीं यार, क्योंकि कई बार क्या होता ना कि एज एन एक्टर आप एज ए कास्टिंग मैंने काम किया, तो ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे को वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा था। मेरे को जिस प्रोडक्शन में भी मैं काम कर रहा था अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, मैं काम कर रहा था और अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर वही मुझे दिमाग में आता था कि यार तू वापस कंफर्ट जोन में घुस गया, ठीक है, ये वापस तेरा वो आ गया जिस चीज़ के लिए आया था उस चीज़ पे तू नहीं पहुंचा है अभी तक। तो वो अंदर से मेरे को हिट करता था और अभी भी हिट करता है कि मैं किसी और कुछ काम करने लगता हूँ, मेरे को अंदर से वो यूँ करता है कि नहीं 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 ये नहीं करना था भाई, वापस उस पर जा। फिर मैं वापस मोटिवेट होकर फिर उस पर वापस जाता हूँ। तो वो अंदर की चीज़ है, वो आपको अंदर से ही आती है।
अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपने ओटीटी पर भी की है सीरीज और आपने टीवी पर भी सीरियल्स की है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शूटिंग फॉर एन ओटीटी एंड शूटिंग फॉर अ टीवी? देखो मेरे को ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आया, ठीक है। टीवी में बस थोड़ा सा रश रहता है कि फटाफट डायलॉग बोलो, जल्दी से अपना डायलॉग बोल के निकल जाओ। ओटीटी में आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है कि जैसे सीरीज मैंने कमांडर करण सक्सेना करी तो थोड़ा सा टाइम दिया गया कि ठीक है प्रिपेयर कर लो। जैसे गुरमीत सर के साथ में मैं बैठा और हम साथ में बैठ के जब एक दो बार हम लोगों ने डायलॉग पढ़े तो एक टाइम दिया दिया गया प्रॉपर, और सीन भी जब कट किए गए तो डायरेक्टर ने भी बताया कि थोड़ा सा डाउन आप। लेकिन जब टीवी किया तो टीवी में फटाफट डायलॉग बोलो वाला चीज़ होता है कि आप फटाफट सीन आपको फटाफट खत्म करना है, लेकिन ओटीटी में थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि सीन निकले, हर एक कैरेक्टर को आप दिखाएं, एस्टेब्लिश करें। टीवी में तो ये होता है कि चलो हीरो है तो हीरो को आप ज़्यादा एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो वही मेरे को एक डिफरेंस नज़र आया। तो जैसे कि आपने कहा आपने ओटीटी पर सीरीज़ की है विद गुरमीत चौधरी, तो जब इतने जाने माने एक्टर के साथ आप काम करते हैं तो उनकी वर्किंग स्टाइल बहुत बार डजंट जेल अप विथ योर वर्किंग स्टाइल, सो कुछ डिफरेंसेस आपको फेस हुए या एनीथिंग यू लर्नड फ्रॉम हिम? हाँ, मतलब ही इज़ अ नाइस पर्सन, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि मैंने उनके साथ जब काम किया मुझे लगा था कि यार मैं इनके साथ में काम करूँगा और इतना बड़ा नाम है, पता नहीं कुछ थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो सेट पे चिल्ला ना दें या फिर ऐसा कुछ ना कर दें। लेकिन मैं टच वुड में सच बता रहा हूँ, मेरे को इतना कंफर्टेबल करवाया ना उन्होंने, क्योंकि मेरे जो सीन थे सब सीन लटक के, मेरे को भी वो एडवेंचर लग रहा था उस दिन, तो मेरे एकदम मैं उल्टा लटका हुआ था और मेरे सीन थे। उन्होंने कम से कम मुझे 10 बार आके पूछा होगा कि भाई तू ठीक है, ऑलराइट भाई, हेल्प करो, पानी दो उसको, मतलब वो उतना उन्होंने कंफर्टेबल करवाया। वो उनमें वो चीज़ नज़र नहीं आई कि ही इज़ द लीड ऑफ द शो, तो मुझे वो चीज़ उनमें दिखाई नहीं उन्होंने। वो तो थे लेकिन दिखाई नहीं उन्होंने, वो एकदम बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बात करके वो आपको समझ में आ जाता है। जब मैंने भी बात करके मुझे समझ में आ गया कि ही इज़ नाइस पर्सन। और कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में भी आया है कि टीवी स्टार्स को बॉलीवुड में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपने भी ऑफ कोर्स ये चीज़ सुनी होगी पहले भी। तो जब आप टीवी कर रहे थे, सीरियल्स कर रहे थे या वर्किंग एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, आपने सोचा कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मुझे बॉलीवुड में एंट्री कैसे मिलेगी? हाउ विल द बॉलीवुड पीपल एंटर एक्सेप्ट मी, एनीथिंग लाइक दिस? ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो काम आ रहा है ना, सबसे पहले वो चाहे टीवी से आ रहा हो, चाहे ओटीटी से आ रहा हो, चाहे फिल्म से आ रहा हो, मैं वो काम एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं उसको ऐसे लगाता हूँ अपने सर पे और मैंने कहा भाई अपने पास काम आ गया। बहुत लोग हैं यहाँ पे यार, इतने लोग आए हुए हैं, इतने एक्टर्स बनना चाहते हैं, और बहुत कंपटीशन भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आपके पास आता है आप पकड़ लो बिना सोचे समझे और आप काम करो। मतलब अच्छा काम होना चाहिए जिसमें आप दिख जाओ। मेरा तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि फिल्म में मेरे को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर ओटीटी पे मेरे को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी जो काम है कम से कम वो तो मिल रहा है, वो तो मैं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो इस सोच पे मैं बैठा रहूँगा तो मुझे लगता है कि मेरे 8-10 साल और निकल नहीं, मेरे को तो फिल्म ही करनी है, नहीं मेरे को तो ओटीटी पे ही काम करना है, तो फिर मेरे और निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। जब मुझे ऑडिशन होगा, और ऑडिशंस देता भी हूँ मैं, ओटीटी के लिए भी ऑडिशंस देता हूँ, फिल्म के लिए भी मैंने ऑडिशंस दिए हैं, लेकिन अभी नहीं बनी कुछ बात तो नहीं बनी। जब बनेगी तो क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। आपको, आपने ओटीटी भी किया है तो कभी आपको ऐसा लगा कि ओटीटी इज, सब लोग थिएटर से ज़्यादा ओटीटी को प्रेफर करते हैं, सो इज ओटीटी ईटिंग अप थिएटर्स? ये तो मतलब ये है कि आजकल, हाँ, थोड़ा तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हुआ है। लोग आजकल होम थिएटर बना लिया लोगों ने घर में, तो लोग सोचते हैं कि फ़ोन में आ ही जाएगी तो होम थिएटर में आराम से लगा के देख लेंगे, घर पे बैठ के देख लेंगे। तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा ही है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। एनीथिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सर? अभी मैं एक शो कर रहा हूँ कलर्स का, उसका शूट चालू हो गया है। अभी मैं प्रयागराज में 10 दिन वहाँ शूट करके आया हूँ, और ज़्यादा डिटेल्स तो मैं आउट नहीं कर सकता अभी शो की, क्योंकि अभी कुछ नाम भी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन शूट चालू हो गया है। तो वो है, मेरी कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं। एक बैड बाय मैंने एक फ़िल्म करी है अभी, वो है, और एक शॉर्ट फिल्म और करी है, नो वैकेंसी। तो अभी वो भी जल्दी शायद एडिट पे है, रिलीज़ भी हो जाएगी वो भी। तो वो फिल्म है। थैंक यू। या, थैंक यू।